दोस्तों गाजी पाकिस्तान मरहूम जनरल हमीद गुल पाकिस्तानी सरजमीन का वो मुंह बोलता सबूत हैं जिनके बारे में अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ये कहा था कि ये शख्स दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक है। इसके अलावा अमरीकी हुकूमत इनको दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक जनरलों में भी शुमार करती थी और 9/11 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा होने के बाद इसको हमेशा ही अंदरूनी साजिश कहने की वजह से इनके ऊपर अमेरिका जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। स्पाई मास्टर के नाम से मशहूर होने वाले जनरल हमीद गुल ने बेबाक होकर ये बात कही कि एक मोमिन के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला ही होते हैं और मैं सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला को ही मानता हूँ। जनरल हमीद गुल जब ISI के चीफ थे तो इन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया था जिस वजह से जनरल सफीर ने मशहूर जमाना बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा इनको तोहफे में दिया था। और साबिक वजीर आजम इमरान खान को रेहाम खान के बारे में इन्होंने ऐसा क्या कहा था जो कि बाद में बिल्कुल सच साबित हो गया। ये सारी बातें आज हम आपको इस दिलचस्प वीडियो में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नॉलेज पीपल की हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, जनरल हमीद गुल 20 नवंबर 1936 को सरगोदा के एक यूसुफजई पठान घराने में पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के एक स्कूल से हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए ये लाहौर चले आए और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने इंटरमीडिएट के लिए दाखिला ले लिया। इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल करने के बाद 1956 में इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में हिस्सा ले लिया। 18th PMA लॉन्ग कोर्स पास करने के बाद बाकायदा तौर पर ये पाक फौज का हिस्सा बन गए थे। ये पाकिस्तानी आर्मी के सबसे ज्यादा कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल होने का खिताब भी अपने पास रखते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जनरल हमीद गुल का फौज में भर्ती होने के बाद सबसे बड़ा मिशन सियालकोट शहर की हिफाजत का था। 1965 की जंग में इनको चोंडा के मकाम पर कई सारे टैंक्स की कमांड भी दी गई। सियालकोट में भारतीय फौज ने 600 टैंक्स के साथ हमला किया था, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 100 से 130 टैंक्स ही मौजूद थे। लेकिन फिर भी कई नौजवानों ने अपनी शहादत हासिल की और मुकम्मल कामयाबी के साथ इन्होंने दुश्मन को शिकस्त देकर ये इलाका हासिल कर लिया था। जनरल हमीद गुल ने दुश्मनों के इतने ज्यादा टैंक गिराए थे कि इस इलाके को इन्होंने ग्रेव यार्ड ऑफ टैंक्स यानी कि उनके टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। इस जंग के अंदर भारत का सबसे ज्यादा बेहतरीन और जबरदस्त टैंक ब्लैक एलिफेंट को भी कब्जे में ले लिया गया था और ये टैंक आज भी चोंडा के मकाम पर मौजूद है। इसके अलावा 1971 की जंग में भी ये मगरबी पाकिस्तान में अपना मुफाद करने के लिए पूरी कोशिशें करते रहे। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जनरल हमीद गुल आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ओहदों पर प्रमोट होते रहे। 1972 में ये बटालियन कमांडर के पोस्ट पर भी मुंतकिल हो गए थे। 1978 में ब्रिगेडियर के रैंक पर प्रमोट हो गए और जब ये ब्रिगेडियर बने तो UK में एक मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ना लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि भला अंग्रेज कौन होता है मुझे ट्रेनिंग देने वाला, वतन का दिफा जिस फहम से आता है वो मेरे खून में दौड़ता है। आप इनकी जहानत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब ये मेजर थे तो इनकी इंटेलिजेंस स्ट्रेटजीज कर्नल रैंक के कोर्सेज में पढ़ाई जाती थी और जब जनरल जियाउल हक इख्तिदार में आए तो इन्होंने जनरल हमीद गुल की सलाहियतों को देखते हुए इनको डायरेक्टली अपनी कोर में शामिल कर लिया। जब इनको DGMI यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाया गया था तो जब ये इस इजलास की क़यादत करने के लिए रावलपिंडी पहुंचे तो 10 कॉर्प्स के एक गिरोह ने इनको जब अपनी क़यादत में लेने का सोचा तो इन्होंने उन कॉर्प्स को ये जुमला कहा कि तुम्हारी माँ ने तुमको वतन की हिफाजत के लिए पैदा किया है, हमीद गुल की हिफाजत के लिए नहीं। और ये कहकर सबको वापस भेज दिया और जब तक ये फौज में रहे तो अपनी हिफाजत के लिए इन्होंने कभी भी गार्ड्स नहीं रखे। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जब जनरल जियाउल हक ने जनरल हमीद गुल को जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की जगह पर DG ISI बनाया था तो इन्होंने आसिम नवाज जंजुआ और जनरल अख्तर के साथ मिलकर USSR साबिक सुपर पावर सोवियत यूनियन को तोड़ने का फैसला कर लिया, जो कि उस वक्त में पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर तक पहुंच चुका था और गर्म पानियों तक रसाई हासिल करने के लिए हमले की तैयारियां कर रहा था। लेकिन पाक फौज की क़यादत ने इस बर्फानी रीच को अफगानिस्तान की हदूद तक रोकने का ही फैसला कर लिया
जनरल हमीद गुल ने रूस के नक्शे के ऊपर लकीरें खींची और कहा कि रूस इस तरह से टूटेगा और आगे आने के बाद ये बातें बिल्कुल सच साबित हो गईं। रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टरों के अंदर तोपों को रखकर लेकर जाते थे और रूस के कुछ इलाके तबाह कर देते थे और सुबह सुबह होने से पहले इन्हीं तोपों को हेलीकॉप्टरों में डालकर वापस ले आया करते थे। इसका नतीजा ये निकला, जब अफगानिस्तान से रूसी फौजें वापस गईं तो इनको रुसवाई के सिवा कुछ भी ना मिला। इसके अलावा इनके मुल्क के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इनके मुल्क में से कई इस्लामी मुमलिकतें जाहिर हो गईं। की खुशी की वजह से जनरल सफीर ने इनको मशहूर ज़माना बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा भी दिया था, जो कि आज भी इनके बेडरूम में लगा हुआ है। ये यूनाइटेड रशिया की झाड़ थी और पूरी दुनिया की जीत थी। इसके अलावा ये एक नए वक्त का आगाज भी था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जब जनरल जियाउल हक और अख्तर AR रहमान भारतीय साजिश के नतीजे में बहावलपुर में हवाई जहाज के हादसे में शहीद हो गए थे तो और जनरल मिर्जा असलम बेग आर्मी चीफ बन गए। इसके साथ साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी वतन वापस आई और इन्होंने अमली सियासत में हिस्सा ले लिया और कामयाबी के साथ ये दुनिया की पहली खातून वजीर आजम भी बन गई। इस अरसे में जनरल हमीद गुल ने इनको इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए IJI बनाई। इसके नतीजे में नवाज शरीफ भी कौमी सियासत में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए और यही चीज जनरल हमीद गुल और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दरमियान शदीद इख्तलाफ का बाइस भी बनी। 1989 में इनको ISI के चीफ के ओहदे पर से हटाकर मुल्तान के कोर कमांडर के ओहदे पर लगा दिया गया और इस दौर में इन्होंने पाकिस्तानी फौज की जबरदस्त मशक़ें ज़रबे मोमिन कामयाबी से सरअंजाम करवाई, जो कि भारत के लिए खुला पैगाम भी था। इसके बाद इनको आर्मी चीफ बनाने के बजाय हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सटिला में तैनात कर दिया गया। तो इन्होंने ये कहकर फौज को छोड़ दिया कि मैं टैंक चलाने के लिए बना हूँ, टैंक बनाने के लिए नहीं। जनरल आसिम नवाज जंजुआ ने इनको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये फिर भी नहीं माने और इन्होंने आखिरकार फौज से इस्तीफा दे दिया। यूं 1992 में ये मेजर रिटायर्ड सिपाही तो रहा, लेकिन ये आखिर तक और मरते दम तक सिपाही रहा और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिशें भी करते रहा। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जब रूस के टूटने के बाद अमेरिका सुपर पावर बना तो जनरल हमीद गुल एक जुमला बार बार कहते थे कि एक मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला है। जब ये DGISI थे तो अमरीकी एम्बेसडर इनसे मुलाकात के लिए दफ्तर से बाहर इंतजार किया करता था और ये जानबूझकर अमरीकी सफ़ीर को ज़्यादा इंतजार करवाते थे ताकि ये अपनी औकात में रहें। जब अमरीकी एम्बेसडर इनको कोई गलत काम करने का कहता था तो ये कहते थे कि मैं पाक फ़ौज का सिपाही हूँ, ना कि अमरीकी फ़ौज का। अगर तुम सीनियर्स का भी हुक्म ले आओ तब भी मैं ये कहकर इस्तीफा दे दूंगा कि मैं पाकिस्तानी फौज का ही सिपाही हूँ। 9/11 के वाक़ये को जनरल हमीद गुल हमेशा ही अमरीकी इदारों की इनसाइड जॉब कहा करते थे और ये भी कहा करते थे कि 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसीज़ पर ये खुले आम तनकीदें करते भी रहते थे और जनरल हमीद गुल जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक बुज़दिल फ़ौजी भी कहा करते थे, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कई मासूम मुसलमानों का खून भी बहा है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जनरल हमीद गुल ने पाकिस्तान के बारे में जो पेशनगोइयाँ की थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही थी। 2014 में दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में इन्होंने बताया था कि अमरीकी फ़ौजों ने ISI की मदद हासिल करके अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौजों को शिकस्त दी थी और इन्होंने ये भी बताया कि अब दुनिया देखेगी कि ISI अमरीकी फ़ौजों की मदद से ही अफ़गानिस्तान में अमेरिका को कैसे शिकस्त देती है। और इनकी ये बात बिल्कुल सच साबित हुई जब 2021 में अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजें ज़िल्लत का शिकार होकर 20 साल की जंग के बाद अपने मुल्क वापस लौट गए। इसके साथ साथ जनरल हमीद गुल ने यह बात भी कही थी, जैसे ही अफ़गानिस्तानी सरजमीन से अमरीकी फ़ौजें वापस जाएंगी तो इनका अगला निशाना पाकिस्तान को बिल्कुल बदलना होगा और ये पाकिस्तान में ऑपरेशन रजीम चेंज शुरू कर देंगी, जिसके मुताबिक ये पाकिस्तान को सियासी और फाइनेंशियली इनस्टेबल कर देंगी। और वतन अजीज़ आज जिस हालत में है ये इस चीज़ का सबूत भी है। इसके अलावा जनरल हमीद गुल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बात भी कही थी कि रेहाम खान एक ब्रिटिश एजेंट है और ये आपको नुकसान भी पहुंचाएगी। और खान साहब ने ये इस बात पर यकीन नहीं किया और शादी कर ली, जो कि कुछ महीनों बाद ही ख़त्म हो गई। शादी की नाकाम होने की वजह ये भी बताई जाती है कि रेहाम खान ने खान साहब को खाने में जहर देने की कोशिश की, जो कि मुबैना तौर पर नाकाम हो गई।
फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, 15 अगस्त 2015 को ये अपनी फैमिली के साथ मरी जा रहे थे और रास्ते में इनको ब्रेन हैमरेज हो गया। इनको फौरी तौर पर अस्पताल लाया गया और लेकिन ये कुछ ही देर में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनके इंतकाल पर जहां पूरे मुस्लिम मुल्कों में सोग मनाया गया, वहीं दुश्मन मुल्कों में इनकी खुशी मनाई गई। अमेरिका ने इनको खतरनाक तरीन जनरल्स की लिस्ट में भी शामिल कर दिया था, जबकि भारतीय फौज इनको एक आम सा जनरल ही समझते रहे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।